नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि STET 2019 पिछले वर्ष यानी 2019 में सितंबर में इसकी वैकेंसी निकली हुई थी। इस जो लोग बीएड किए हुए थे वे लोग इसको भरे थे और फिर 7 नवंबर को उस समय इसका डेट निकला हुआ था, लेकिन कोर्ट में चला गया। बहुत सारे इसमें इशू आ गए जिसके चलते आपका जो एग्जाम है वो 7 नवंबर को 2019 में नहीं हो पाया। केस उसको देखते हुए फिर इसके डेट को बढ़ा दिया गया और फाइनली आपका जो एग्जाम है वो 28 जनवरी को हुआ। जब 28 जनवरी को एग्जाम हुआ तो फिर उस दिन कुछ जगह सेंटर पर दिक्कत, प्रश्न पत्र लीक या इस तरह के इशू आ गए, जिसके चलते 4 सेंटर का एग्जाम रद्द हुआ और फिर वो आपका 26 फरवरी को हुआ और फिर आपका रिजल्ट आने वाला था मई में और 15 मई तक रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट आने से 2-4 दिन पहले एग्जाम को रद्द कर दिया गया, जो बहुत ही हम लोगों के लिए, स्टेट अभ्यर्थियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसका अपने स्तर से हर तरह से स्टूडेंट भरपूर विरोध किए, लेकिन नहीं हो पाया और फाइनली सरकार ने इस कोरोना महामारी कोविड-19 के बीच ही इसका डेट निकाल दिया है। खैर, अच्छी तरह से एग्जाम करा ले और फिर ज्वाइन करा दे तो भी बिहार की वैकेंसी है, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, अब सरकार चूंकि डेट निकाल दी है तो हम लोग जो स्टूडेंट हैं, हम लोगों को तो एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। अगर ज़्यादा चालाकी करेंगे, एग्जाम बहिष्कार करेंगे तो फिर हम लोग रेस से बाहर हो जाएंगे, इसलिए एग्जाम तो देना है। और जब एग्जाम देंगे तो फिर रिजल्ट में भी आना है, तो उसके लिए हम लोगों को अपने स्तर से तैयारी भरपूर करना है। और चूंकि तैयारी पहले से भी है तो थोड़ा सा उसको मेमोराइज कर लेना है, रिवाइज कर लेना है अच्छी तरह से। और पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर हैं जैसे 2011 का, उसको भी देखना है और फिर उसके साथ साथ जो 2020 में जनवरी में एग्जाम हुआ है उस प्रश्न पत्र को भी अपने स्तर से देख लेना है। तो आप लोग स्क्रीन पर देखते होंगे कि ये 2019 का ही क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है, गणित का है ये। तो अभी भी सिलेबस बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया गया है और उसमें नहीं बताया गया है कि जैसे जो ग्रुप है, जैसे मान लीजिए कि मैथ ग्रुप जो लोग हैं तो उनसे 100 नंबर का मैथ ही पूछा जाएगा कि 50 नंबर का फिजिक्स और 50 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, या उनसे चुनने के लिए कहा जाएगा कि 50 नंबर का मैथ रहेगा और 50 नंबर का आप एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं जो आपके ग्रेजुएशन में है। तो किसी भी इस तरह के जो स्पष्टीकरण नहीं है, दिग्भ्रमित स्टूडेंट हैं, तो इसमें हम लोगों को अभी दिमाग नहीं लगाना है फिलहाल। आइए हम लोग इसमें चर्चा इसलिए करने वाले हैं 50 नंबर पर। आगे जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगा हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देंगे, लेकिन चूंकि जो 50 नंबर है पेडागोजी और रीजनिंग, कुछ मैथ भी इस बार दिया हुआ था, उसमें अरिथमेटिक के सवाल थे, बहुत ही आसान सवाल थे, उसमें उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और विशेष करके पेडागोजी का ही चर्चा करेंगे। चूंकि हर सब्जेक्ट पर चर्चा करने पर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए पेडागोजी का जो सवाल है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करें। देखिए, यहाँ पर आपका जो पहला सवाल दिया हुआ है दिख रहा होगा कि जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। तो जो जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है वो है मुक्ति। उसके बाद अगर हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए आप लोगों के सामने है कि भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। इसका आपका सही आंसर होगा इसमें 1982 में स्थापित किया गया था। उसके बाद अगर अगला हम लोग बात कर लें
तो अगला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, इसमें दिया हुआ है कि विद्यालयी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई? इग्नू या सीबीएसई या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम लोग एनसीईआरटी बोलते हैं। तो इसका आपका आंसर होगा एनसीईआरटी, सही आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो आरटीई 2009 आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति है मानक भाषा सूत्र, द्विभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र, राष्ट्रभाषा और राजभाषा की पुनः व्याख्या। इसमें आपका होगा त्रिभाषा सूत्र। इसमें 3 भाषा के बारे में बताया गया है, एक आपका हिंदी और एक आपका इंग्लिश हो गया विदेशी लैंग्वेज के तौर पर, और एक आपका हो गया लोकल लैंग्वेज। उसके बाद देखिए इधर तो रीजनिंग के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखिए फिर आपके एप्टीट्यूड पर है। इसमें दिया हुआ है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व है। प्रधानाध्यापक का दायित्व क्या क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि विद्यालय के विकास में सहायक होना, कक्षा अध्यापन का परीक्षण करना और अति आवश्यक हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना। उसके बाद अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना। उसके बाद है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनका ये सभी कर्तव्य होता है। उसके बाद अगले प्रश्न पर अगर हम लोग आए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। रचनात्मक शब्द यहाँ पे आ गया, यानी आपको रचना करना है, रचनात्मक कार्य से संबंधित है। तो दिया हुआ है पहला कि उदाहरण से व्याकरण के नियमों की खोज करें, ये तो रचनात्मक नहीं हुआ। त्रुटियों से पूरी तरह बचें, ये भी रचनात्मक नहीं हुआ। व्याकरण के नियमों को रट कर जाना, रटने वाला तो ऑप्शन आपको पहले ही काट देना है। उसके बाद दिया हुआ है कि सृजनात्मक लेखन करें, ये बिल्कुल सही है। सृजनात्मक लेखन करना आपका रचनात्मक उपागम के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ध्यान रखना है, इसमें जो सही नहीं है उसको देखना है। प्रिंट समृद्ध परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। प्रिंट समृद्ध परिवेश मतलब प्रिंट से जो हम लोग निकाल करके इस्तेमाल करते हैं। आइए अगले ऑप्शन पर आते हैं। भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, इस पर भी विचार करेंगे। अगला दिया हुआ है कि भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम में अंतर होता है, ये भी सही है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, जरूर होता है। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे केवल शब्द लिखा हुआ है कि भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, वर्तनी की शुद्धता पर बल दिया जाता है, लेकिन वर्तनी की शुद्धता के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे बल दिया जाता है। तो केवल वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, और आपको ये हिंट हो गया एक तरह से कि जिसमें केवल बस यही एक इस तरह का ऑप्शन में रहे तो उसको आपको काटना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? उपलब्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, नियोजन परीक्षण और अभिक्षमता परीक्षण। तो जो अध्यापक पात्रता परीक्षण होता है ये अभिक्षमता परीक्षण आपका होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं कि शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सबसे कम, बच्चों को गृह कार्य देना, ठीक है। सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण, ये भी सही है। प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान, ये भी सही है। छात्रों को दंडित करना, देखिए तो सबसे कम महत्वपूर्ण यही है, यानी ये गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि छात्रों को दंडित करना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन अस्तित्ववादी है? अस्तित्ववादी आपका किलपैट्रिक, रूसो, फ्रोबेल और सारत्रे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सारत्रे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य
प्रकार्य शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबद्ध नहीं है। विद्यालय से कौन संबद्ध नहीं है? ज्ञान, मूल्य, रीति रिवाजों आदि का संरक्षण विद्यालय में होता है। धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान, चर्चा आगे करेंगे। सामाजिक विकास हेतु मार्गदर्शन, तो समाजीकरण भी विद्यालय में सिखाया जाता है। भावी भूमिका के निर्वहन हेतु बच्चों का समाजीकरण विद्यालय में होता है। तो धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान, ये आपका विद्यालय से संबद्ध नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखें, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। तो आपका इसमें अनुच्छेद 21 की में इसकी चर्चा किया हुआ है। उसके बाद अगर अगला प्रश्न हम लोग देखें तो व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है कक्षा कक्ष का सुगमकर्ता, ज्ञान का भंडार, कक्षा कक्ष का नेता, अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता। देखिए सब सही है मिला जुला करके, लेकिन सबसे सटीक है कि अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता। क्योंकि जिस तरह के शिक्षक होते हैं, हमारे क्लास का माहौल, सीखने का माहौल, उसी को अधिगम परिस्थिति बोलते हैं, उसी तरह का होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि व्हील चेयर पर आने वाले बच्चे को नियमित स्कूल में नहीं होना चाहिए। नियमित स्कूल की निम्न श्रेणी में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो नियमित स्कूल में नहीं होना चाहिए तो गलत है। क्यों नहीं होना चाहिए? नियमित स्कूल की निम्न श्रेणी में शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी आपका गलत है। क्योंकि व्हील चेयर पर अगर कोई बच्चा आता है तो आपको निम्न श्रेणी में उसको शिक्षित नहीं कीजिएगा, किसी विशेष स्कूल में अध्ययन कराना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर इस तरह के बच्चे आते हैं व्हील चेयर पर, तो आपके एप्टीट्यूड में इसको भी ध्यान रखना है कि कभी भी विशेष शब्द का इस्तेमाल बहुत कम ही करना है। तो विशेष स्कूल का प्रावधान, लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन के अनुसार, चूंकि अब इसके बाद इनमें से कोई नहीं ऑप्शन बचता है, तो किसी विशेष स्कूल में अध्ययन करना चाहिए, ये हो सकता है। थोड़ा सा आप लोग अपने स्तर से भी देख लीजिएगा इसको। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है? ज्ञान समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में, सामाजिक रीति रिवाजों को संरक्षित करने में, अध्ययन की सफल विधियों की पहचान करने में, अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। देखिए मनोविज्ञान का जो मुख्य योगदान है वो अध्ययन की सफल विधि की पहचान करने में ही है। क्योंकि बालक को आप पहचान कीजिएगा तभी बताइएगा, तभी आप अपने अध्ययन को सफल बनाइएगा। ठीक है, तो मनोविज्ञान का जो आपका आधार है वो यही है। लेकिन कहीं कहीं आपका ये भी मिल सकता है अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। थोड़ा सा इसमें सस्पेंस रहता है, आंसर कुछ भी मिले, आप लोग इसका डिस्कशन अगर अच्छा मिले थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि ये एप्टीट्यूड है। अगला प्रश्न है कि इवान इलीच किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो इवान इलीच हैं, डी स्कूलिंग सोसाइटी, क्षेत्र प्रयोग, कार्योत्तर अनुसंधान, दूरस्थ शिक्षा, तो ये डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए मशहूर है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीव्र आत्म अभिज्ञता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशव अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जब इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेगा तो उसमें आपको किशोरावस्था टिक कर देना है। और वैसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चूंकि आप हाई स्कूल में टीचर बनिएगा तो हाई स्कूल में आप किशोर बालक को ही पढ़ाइएगा और उसी से संबंधित प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो चलिए, मैंने अपने स्तर से बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया, जितनी मेरी समझ थी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारे सभी साथी तक इसका लाभ पहुंचे। और चूंकि हमारे पास अब कम टाइम है, इसलिए अधिक से अधिक हमें परिश्रम करना है। आपकी भी जो विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर बताएं, बेहिचक हम जरूर उस पर सुझाव देंगे। आपके कमेंट का आंसर भी हम जरूर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्ड अच्छा रहा तो हम लोग फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।